नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम प्रशासनिक के जो संबंध है केंद्र और राज्यों के मध्य, उनमें जो डिस्प्यूटेड टॉपिक है, जो विवादास्पद विषय, उनके ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो हमने देखा वो राज्यपाल का पद था। दूसरा देख रहे हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं। नौकरशाही दूसरा प्रशासनिक विषय है जिस पर केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देते हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था की गई है, परंतु ब्रिटिश शासन से विरासत में हमने एकीकृत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति प्राप्त की है। तदनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी संघ तथा राज्य दोनों जगह पर कार्य करते हैं। संविधान में यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संघ और राज्यों में समान रूप से कार्य करेंगे। चतुर्थ आम चुनाव के बाद नौकरशाही के संबंध में दो प्रश्न सामने आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की नीतियों का क्रियान्वयन उसी उत्साह तथा प्रतिबद्धता से कर पाएगी जिस उत्साह से अब तक कांग्रेस सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करती थी। यह वस्तुतः सरकारी कर्मचारियों की तटस्थता से जुड़ा हुआ है। कतिपय लोगों के मन में यह धारणा थी कि 30 वर्षों तक कांग्रेस दल के कार्यक्रमों और नीतियों को क्रियान्वित करने वाले नौकरशाह तमिलनाडु में द्रमुक अन्नाद्रमुक, केरल में साम्यवादी, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल और पंजाब में अकाली दल की नीतियों और कार्यक्रमों को सहजता से क्रियान्वयन कर पाएंगे या नहीं, यह बड़ा प्रश्न था। दूसरा सवाल नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित था। कुछ गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के एजेंट होते हैं तथा वे राज्य की नीतियों को ठीक ढंग से लागू नहीं करते। कई राज्यों ने निम्नलिखित कारणों से अखिल भारतीय सेवाओं का विरोध किया है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में राज्य सेवाओं का विस्तार रुक जाता है और स्थानीय लोगों के उच्च सेवा में आने के अवसर कम हो जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों की स्वायत्ता को कम करती है। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों का वेतन स्तर उच्च होता है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। वस्तुतः अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र राज्य संबंधों में कटुता बढ़ाने का कारण इसलिए बन जाती है क्योंकि वे उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर केंद्रीय सरकार पर निर्भर करती है और राज्यों में उनके प्रति अपनत्व की भावना दिखाई नहीं देती। करुणानिधि मारन एवं बालू की गिरफ्तारी 30 जून 2001 प्रकरण से जुड़े चेन्नई पुलिस आयुक्त के मधुकुरन, मध्य चेन्नई के संयुक्त पुलिस आयुक्त सी जॉर्ज त्रिपिल्लंगन ने पुलिस आयुक्त क्रिस्टोफर नेल्सन को केंद्रीय कैडर में तबादला करने के निर्देश दिए, जबकि तमिलनाडु सरकार का मत था कि राज्य की स्वीकृति के बिना इन अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकता। इससे केंद्र राज्य विवाद बढ़ने की आशंका होना स्वाभाविक है। देखिए विद्यार्थियों, मोटी मोटी बात है कि ये जो केंद्रीय सेवाएं हैं, आईएएस और आईपीएस, मुख्य दो सेवा मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों से इन्हीं का वास्ता ज्यादा पड़ता है। बाकी और भी सेवाएं हैं जैसे आईएफएस है, आईआरएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है। लेकिन राजनीतिक दलों का ज्यादा वास्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से पड़ता है। अब ये देखिए अब सबसे पहले तो इस नौकरशाही क्या है, इसको ब्यूरोक्रेसी क्या है। देखिए ब्यूरोक्रेसी एक ये मानिए कि आप संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था या समूह मान लीजिए आप। इसके बिना आप डेमोक्रेसी को क्रियान्वयन नहीं कर सकते, शासन को ही क्रियान्वयन नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी तो आपको रखनी पड़ेगी, कर्मचारी आपको रखने पड़ेंगे, अधिकारी आपको रखने पड़ेंगे, चाहे शासन आपका लोकतांत्रिक हो, चाहे राजतंत्रीय हो, चाहे तानाशाही हो, अधिकारी कर्मचारी तो आपको रखने पड़ेंगे। अब हमने जो नौकरशाही ली है, नौकरशाही के ऊपर पब्लिक एड के अंतर्गत बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे पाठ्यक्रम पूरा डिटेल के अंतर्गत है। लेकिन मैंने जितना पब्लिक एड पढ़ा उस हिसाब से जो मेरे को ज्ञान है नौकरशाही के बारे में,
कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और ब्रिटिश नौकरशाही को ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ पे अप्लाई किया था केंद्रीय सेवाओं। तो भारत ब्रिटिश नौकरशाही की सबसे बड़ी जो खास बात है, जो विशेषता है, जो उसकी सुंदरता है, वो है उसकी तटस्थता। शासन में कौन है, कौन राजनीतिक दल है, उसकी क्या विचारधारा है, ये नौकरशाही के लिए मायने नहीं रखती। नौकरशाही का काम है नीतिगत निर्णयों में सरकारों की सहायता करना, नीति बनाना काम नहीं है। सरकार जो नीतिगत निर्णय लेती है उनमें सहायता करना नौकरशाही का मुख्य काम है, नीति बनाना नहीं है। अब सरकार मान लीजिए कोई निर्णय ले कि भाई हमें जनसंख्या के ऊपर ये कानून बनाना है, मतलब सरकार एक टारगेट फिक्स कर दे कि साहब जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना है। जैसे मान लीजिए 20 की वृद्धि है, 20% जनसंख्या वृद्धि है, सरकार ये टारगेट लेके चले कि हमें एक वर्ष के अंतर्गत इसको 10% तक लाना है। ये सरकार तय करती है, ये निर्णय राजनीतिक नेतृत्व करेगा, ये राजनीतिक निर्णय होगा। अब इसमें नौकरशाही कहाँ है साहब? अब नौकरशाही की काम इसके बाद शुरू होता है। नौकरशाही ये कहेगी राजनीतिक नेतृत्व को, राजनीतिक निर्णयकर्ताओं को, मतलब क्लियर कट मंत्रियों को या सांसदों को, विधायकों को, ये कहेगी कि साहब ये 20% से 10% पे इस प्रकार आ सकती है, आप जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम चलाइए। जैसे कि एक बच्चे पे नसबंदी पे आप प्रोत्साहन राशि दीजिए। अगर 2 बच्चियां होती है, क्योंकि अमूमन जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो खोजे पहले तो। लड़के की चाह में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जब लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, उसके बाद में अगर कोई नसबंदी करवाता है उसको प्रोत्साहित कीजिए आप। उसकी दोनों बेटियों के नाम में इंश्योरेंस करवाइए, फिक्स डिपॉजिट करवाइए। क्यों लड़का पैदा करेगा वो? क्योंकि लड़की पैदा होने से नहीं डर रहा आदमी, आदमी डर रहा है कि बाद में मैं जो शादी करूंगा, समाज में जो बुराइयां हमने डाल रखी है, दहेज प्रथा, आदमी डरता है कि मैं इतने दिन इसको पढ़ाऊंगा और बाद में इतने रुपए देके मेरे को शादी करनी पड़ेगी। तो आप समाज सुधार भी जारी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ में जब लड़की हो गई 2 किसी के, तो आप एकदम से तो समाज सुधार नहीं सकते। वो तो धीरे धीरे जागृति आएगी, वैसी आएगी, और आएगी सुनिश्चित, एक दिन ये आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर आएगी और आनी भी चाहिए। मेरा इसमें जितना योगदान होगा मैं दूंगा, और आप विद्यार्थियों से भी मेरा ये आग्रह है, आप इसमें जितना योगदान दे सकते हो जेंडर इक्वलिटी के जो मूवमेंट में, वो आप दीजिए। तो नौकरशाही ये सुझाव देगी कि साहब 2 लड़कियों पे ऑपरेशन कराने पे आप पैसे फिक्स डिपॉजिट करवाइए, एक पे करवाने से डबल डिपॉजिट करवाइए। और बच्चियां अगर स्कूल जाती है उनकी एजुकेशन फ्री कीजिए, बच्चियों को साइकिल दीजिए, इस कॉलेज जाए तो स्कूटी दीजिए, बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था कीजिए, बच्चों के लिए मतलब ये टैरिफ फ्री कीजिए आप बसों में, मेट्रोज में, इनमें। ये सारे सुझाव तो नौकरशाही देगी। अब यहाँ नौकरशाही मतलब अपनी पूरी भूमिका निभाएगी, क्योंकि जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो नौकरशाही करेगा। राजनेता से आप गंभीर अध्ययन की अपेक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हैं कई राजनेता में जो बहुत पढ़ते थे, आज भी है कई पढ़ते हैं, लेकिन सभी से नहीं कर सकते। जो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं वो करते हैं, सभी से नहीं कर सकते। और वो ना करे तो कोई खास बात नहीं, कोई अपराध नहीं कर रहे वो गंभीर अध्ययन ना करके, क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जनता की मांगे और समस्याएं, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि उनको समय नहीं मिलता होगा अध्ययन करने के लिए। लेकिन नौकरशाह तो पूरा पढ़ लिख करके आया ना, और अभी भी पढ़ लिख के ही काम कर रहा है, तो उसका तो काम ही यही है। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत तटस्थ नौकरशाही की कामना की गई है। लेकिन यह विवाद का विषय हो जाती है केंद्र और राज्यों के मध्य। थोड़ा सा इसके अंतर्गत मतलब एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्य का कोई काबिल ऑफिसर है, जिसको राज्य के शासन की समझ है, राज्य का मुख्यमंत्री जिसको पसंद करता है, राज्य के मंत्री जिसको पसंद करते हैं, उसको केंद्र में डेपुटेशन पे बुला ले। और
नियुक्ति पदोन्नति वगैरह के अधिकार केंद्र के पास नहीं है, सॉरी राज्यों के पास नहीं है, तो राज्यों का डायरेक्ट इस पर नियंत्रण नहीं। ये तर्क में ज़्यादा कोई खास दम नहीं है इनमें कि नौकरशाही आवश्यक है, लेकिन नौकरशाही की जो भूमिकाएं कई बार होती है, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से देखे आप जो संस्थाओं में जो हो रहा है वो सही नहीं है। मतलब नौकरशाहों से भी अपेक्षा की जाती है, जैसे राज्यपाल से अपेक्षा की गई थी कि आप किसी के एजेंट बन के काम मत कीजिए, आपको डायरेक्ट शक्तियां संविधान से मिल रही है। जैसे जिला कलेक्टर है साहब, किसी जिले का जिला कलेक्टर है, अब जिला कलेक्टर को कोई शक्तियां दे नहीं रहा, कोई सरकार शक्तियां नहीं दे रही उसको उस पद से शक्तियां मिल रही है। एसडीएम है, उसको उस पद से शक्तियां मिल रही है। तो एसडीएम विधायक की चाकरी करे, जिला कलेक्टर सांसद की चाकरी करे, ऐसी एक्सपेक्टेशन संविधान ने नहीं की थी, संविधान ने ऐसा नहीं माना था। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो नौकरशाही की स्थापना हमने की गई है वो एकदम सही है, तटस्थ नौकरशाही, और नौकरशाही को तटस्थ ही होना चाहिए। देखिए, तीसरा जो डिस्प्यूटेड विषय है वो कानून और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव है। इसमें अगर अपोजिट दल की सरकार होती है तो आप छोटी सी बात को ही मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हो जाएगा। क्या राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी है? यदि राज्य सरकारें संघीय निर्देशों का पालन न करें तो क्या व्यवस्था होगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब राज्य सीमा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा राज्य सरकारें न कर सके तो केंद्रीय सरकार क्या करें? जब राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को कतिपय राज्यों में तैनात किया तो केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने केंद्र की शक्ति पर आपत्ति उठाई और इससे केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में कटुता आई। 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों को एक अध्यादेश द्वारा वांछित निर्देश प्रदान किए। केरल की साम्यवादी सरकार ने केंद्रीय अध्यादेश को संविधान विरोधी और श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया। ऐसी गंभीर स्थिति में जब राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात की गई तो केंद्र राज्य संबंधों का उग्रतम रूप उभरने लगा। मुख्यमंत्री नंबूदिरीपाद ने आरोप लगाया कि राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आगमन राज्य के आंतरिक मामलों में सरासर हस्तक्षेप है। वस्तुतः केंद्र का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, केंद्रीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बल राज्यों में तैनात करे, किंतु वे राज्य सरकारें जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मेल नहीं खाती राज्य के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कहकर राज्य केंद्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती रहती है। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और ये वास्तव में एक विवाद का विषय है भाई। जैसे कि मान लीजिए आपको केंद्र की सरकार ने ये ठान ली कि भाई हमें इस राज्य सरकार को फेल करना है, हर मोर्चे पे इसको फेल करना है, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर केंद्रीय निर्देश, कानून व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट तलब करना। ये देखो, कई बार टीवी में सनसनी न्यूज आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की। तलब कर सकता है भारत का गृह मंत्रालय भी, लेकिन उसके पीछे भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर वास्तव में विद्रोह हुआ है, वहाँ सार्वजनिक संपत्ति, केंद्रीय संपत्ति, केंद्र सरकार की जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है या पहुंचा है, तो आप वास्तव में तलब कीजिए रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात करना है तो आप राज्य सरकार को विश्वास में ले लीजिए ना। राज्य सरकार भी ये नहीं चाहती कि भाई ये हमारे यहाँ पे ये जो केंद्रीय संस्थान है, ये जो भारत सरकार का जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इसको पब्लिक मतलब एक तरह से मूवमेंट के अंतर्गत नुकसान पहुंचाए। कोई राज्य सरकार नहीं चाहती। आगजनी कोई राज्य सरकार नहीं चाहती। आगजनी और अफरा तफरी का माहौल कोई भी राज्य सरकार अपने स्टेट में नहीं पसंद करती है। तो आप उसको विश्वास में लेकर के काम कीजिए, थोपने वाली बात नहीं रहनी चाहिए ना। आखिर डेमोक्रेसी है, आप भी चुन के आए हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने हो, वहाँ जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री बने हैं, चुन के आए हैं। जनता ने उनको अपना नुमाइंदा चुना है, जनता ने उन पर विश्वास किया राज्य के संदर्भ में, आपके संदर्भ में केंद्र के संदर्भ में विश्वास किया आपके ऊपर। आप भारत को आगे ले जाइए,
आप भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ कीजिए, भारत को आर्थिक शक्ति बनाइए, भारत में प्लेन की संख्या बढ़ाइए, भारत की आर्मी को मजबूत कीजिए। आपके ये विषय हैं। अब राज्य में जो क्या हो रहा है वो थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो चुन के आए हैं, पब्लिक ने उसको भी मैंडेट दिया, उसको भी संविधान ने शक्तियां दी हैं। आप उसको छोटी छोटी बातों में ये पूछो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये राजनीति आप भी कर रहे हो और वो नीचे वाले भी कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच।